मैं आदिल की मोहब्बत में कभी अंधी नहीं थी, लेकिन मुझे उसके साथ जीने में कोई पछतावा भी नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके दिन का आगाज़ घड़ी की सुइयों के मुताबिक होता और रात का इख्तिताम भी उसी तरतीब से होता था। आदिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पे फायज था। उसका चेहरा हमेशा चमकता हुआ और क्लीन शेव रहता। वो रोज़ सुबह शीशे के सामने खड़ा होकर इतनी नफासत से शेविंग फोम लगाता और उस तरह चलाता था कि मुझे कभी-कभी उसकी इस आदत से चिढ़ होने लगती थी। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और हमारे 2 प्यारे बच्चे थे, ज़ैन और आयशा। मेरी ज़िंदगी बज़ाहिर पुरसकून थी, हमारे पास एक अच्छा घर था, गाड़ी थी और हर वो आसाइश थी जो एक आम औरत का ख्वाब होती है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे अंदर एक अजीब-सा अधूरापन था। एक ऐसी खामोश प्यास जिसका नाम मुझे खुद भी मालूम नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या ज़िंदगी सिर्फ़ सुबह उठने, नाश्ता बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने और रात को शौहर के साथ टीवी देखने का नाम है। आदिल मुझसे मोहब्बत करता था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसकी मोहब्बत में कोई दीवानगी नहीं थी, कोई सनसनी नहीं थी। वो एक सुलझा हुआ शौहर था जो कभी मुझ पे चिल्लाता नहीं था, कभी मेरी किसी फ़रमाइश को रद्द नहीं करता था। मगर मुझे उसकी ये हद से ज़्यादा शराफ़त कभी-कभी एक बोझ लगने लगती। मैं जब भी टीवी पे कोई ड्रामा देखती या कोई रोमानवी नॉवल पढ़ती तो मेरा दिल एक अलग ही दुनिया की तरफ माइल होने लगता। मैं उन कहानियों के मर्दों में एक अलग ही रोब और सहर देखती थी। ख़ास तौर पे उन मर्दों में जिनके चेहरों पे घनी दाढ़ी होती थी। मुझे लगता था कि दाढ़ी वाले मर्दों की शख्सियत में एक ऐसी मर्दानगी होती है जो सामने वालों को अपने सहर में जकड़ लेती है। आदिल का वो साफ चमकता हुआ चेहरा मुझे बहुत मासूम और बचकाना लगता था। मैंने कई बार उससे कहा, तुम दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते? आदिल मेरी बात सुन के हमेशा हँस देता और कहता कि रुखसाना, मेरी जॉब ऐसी है जहाँ क्लीन शेव रहना प्रोफ़ेशनलिज़्म की निशानी समझा जाता है। और फिर मुझे खुद भी दाढ़ी संभालना मुश्किल लगता है। उसका ये जवाब मुझे हमेशा मायूस कर देता था और मैं दिल ही दिल में कुढ़ के रह जाती थी। मेरे अंदर का ये लाशऊरी अधूरापन उस वक़्त एक बाकायदा तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गया जब मैंने अपनी सहेलियों की महफ़िलों में उठना-बैठना शुरू किया। मेरी चंद सहेलियाँ ऐसी थीं जो हर वक़्त मर्दों की शख्सियत और उनके अंदाज़ पे बहस करती रहती थीं। एक दिन साइमा के घर चाय की दावत थी। हम सब सहेलियां ड्राइंग रूम में बैठी थीं और हस्बे मामूल बातें इधर-उधर घूम रही थीं। अचानक साइमा ने एक नए ड्रामे के हीरो का जिक्र छेड़ दिया जिसकी घनी दाढ़ी और गहरी आंखें उन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत मकबूल थीं। साइमा कहने लगी, सच कहूँ तो दाढ़ी वाले मर्दों में जो कशिश होती है, नादिया ने भी वो उसकी बात क्लीन की शेव तायद की मर्दों और में कहने कभी नहीं लगी, हो तुम बिल्कुल सकती। ठीक कह रही हो। दाढ़ी वाले मर्द ज़्यादा वजीह और रूबदार होते हैं। उनके साथ रह के एक अलग ही तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी का असल मज़ा महसूस होता है, क्योंकि उनकी शख्सियत में एक गहरापन होता है जो औरत को अपना दीवाना बना देता है। साइमा और नादिया की ये बातें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। मेरा दिल धक-धक करने लगा। मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरे दिल की इस बात को ज़ुबान दे दी थी जो मैं खुद से भी छुपाती आई थी। उस दिन के बाद से मेरे ज़हन का सुकून बिल्कुल गारत हो गया। मैं घर आई तो आदिल हमेशा की तरह सोफ़े पे बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और वो हमेशा की तरह बहुत आम सा लग रहा था। मैंने उसे देखा और मेरे अंदर एक शदीद किस्म की नफ़रत या बेज़ारी ने जन्म लिया। मैंने सोचा, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसकी शख्सियत में वो सहर और रोब हो जिसका ज़िक्र मेरी सहेलियाँ कर रही थीं। मैं बावर्ची खाने में गई और बर्तन धोते हुए भी मेरे ज़हन में साइमा का वही जुमला गूंज रहा था कि दाढ़ी वाले मर्द ज़िंदगी का असल मज़ा देते हैं। उस लफ्ज़ मज़ा ने मेरे लाशऊर में एक अजीब सी हलचल मचा दी। मैं इसका मतलब जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों लिहाज से लेने लगी। मुझे लगता था शायद आदिल के साथ मेरी ज़िंदगी इसलिए इतनी फीकी है क्योंकि उसमें वो रिवायती मर्दों वाली बात नहीं जो एक दाढ़ी वाले रोबदार मर्द में होती है। मैं रात को बिस्तर पे लेटी तो आदिल सो चुका था। मैंने अंधेरे में उसके चेहरे को देखा और मुझे वो बिल्कुल एक अजनबी की तरह लगा। मेरे अंदर की फैंटेसी अब मुझ पे हावी हो रही थी। मैं दिन भर इंटरनेट पे ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ देखने लगी जिनमें दाढ़ी वाले मर्दों की शख्सियत को बहुत ग्लैमराइज़ करके दिखाया जाता था। मेरा यह तजस्सुस अब एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। मैं अपने बच्चों पे भी तवज्जो देना कम कर चुकी थी और मेरा ज़्यादातर वक़्त इसी सोच में गुज़रता था कि काश आदिल मेरी बात मान लेता और दाढ़ी रख लेता। मैंने एक आखिरी कोशिश के तौर पे एक दिन आदिल के सामने रो-रो के ये ज़िद रखी कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो तुम्हें दाढ़ी रखनी पड़ेगी। आदिल मेरी इस हालत पे बहुत परेशान हुआ। उसने मुझे सीने से लगाया और प्यार से समझाने लगा, रुखसाना,
तुम इतनी छोटी-सी बात पे क्यों उदास हो जाती हो? दाढ़ी रखना या ना रखना एक ज़ाती इंतखाब है और इसका हमारी मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं? आदिल की इस बात ने मेरे अंदर की चरचराहट को मज़ीद बढ़ा दिया। मुझे लगा कि वो मेरी नफ्सियात को समझने से बिल्कुल कासिर है। वो मेरी इस तड़प को सिर्फ़ एक छोटी-सी बात समझ रहा था, जो मेरे लिए अब जीने-मरने का मसला बन चुकी थी। उस रात मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं आदिल से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो चोर दरवाज़ा खुल चुका था, उसने मुझे एक ऐसे रास्ते पे डाल दिया जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल थी। मैं हर आने-जाने वाले दाढ़ी वाले मर्द को एक अलग ही निगाह से देखने लगी थी। बाज़ार जाते हुए किसी तकरीब में मैं अपने शौहर को छोड़ के दूसरे मर्दों की शख्सियत का मवाज़ना करने लगी थी। एक ऐसी दलदल थी जिसमें मैं खुद अपने हाथों से उतर आई थी और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा ये आर्ज़ी तजस्सुस और लाशऊरी अधूरापन मुझे कितनी बड़ी तबाही की तरफ ले जा रहा था। मैं अपनी सहेलियों के सामने अब आदिल की बुराइयाँ करने लगी थी और उन्हें बताती थी कि मेरा शौहर कितना बोरिंग है और उसकी ज़िंदगी में कोई रोमांस नहीं। साइमा मुझे मज़ीद शह देती और कहती, मर्द को तो ऐसा होना चाहिए कि औरत उसके सामने खड़ी हो तो उसकी टाँगें काँपें। ये क्लीन शेव मर्द तो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। इन बातों ने मेरे दिमाग को पूरी तरह मफलूज कर दिया। अब मुझे अपने घर का सुकून एक जेल की तरह लगने लगा। आदिल की हर अच्छी बात मुझे बुरी लगती थी। अगर वो मेरे लिए कोई तोहफ़ा लाता तो मैं सोचती ये मुझे ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बच्चों के साथ हँसता-खेलता तो मुझे उसकी मर्दानगी पे शक होने लगता कि एक मर्द को इतना हल्का नहीं होना चाहिए। मेरे ज़हन का ये तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ चुका था और मैं एक ऐसी फ़ैंटेसी की ग़ुलाम बन चुकी थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मेरा ये जुनून यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसने मुझे एक ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया जहाँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। उन्हीं दिनों आदिल ने फ़ैसला किया कि बच्चों की इस्लामी तालीम के लिए घर पे किसी कारी या मौलाना का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे थे और उन्हें बाकायदा कायदा और सुपारा पढ़ने की ज़रूरत थी। आदिल ने मोहल्ले के इमाम साहब से बात की और उन्होंने अपने शागिर्द मौलाना ज़ियाउर रहमान को हमारे घर भेजने का फ़ैसला किया। जिस दिन मौलाना ने पहली बार हमारे घर कदम रखा, मैं ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे खड़ी थी। मैंने जैसे ही उन्हें देखा, मेरी सांसें रुक गईं। उनकी एक लंबी और खूबसूरत स्याह दाढ़ी थी, चेहरे पे एक अजीब-सा रोब और वक़ार था और उनका लहज़ा बहुत धीमा और असरअंगेज़ था। उन्हें देखकर मेरे ज़हन में साइमा की कही हुई वो सारी बातें एक बार फिर से ज़िंदा हो गईं कि दाढ़ी वाले मर्दों में एक अलग ही ज़हर होता है। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा और मुझे लगा कि जिस तजस्सुस की तलाश में मैं इतने सालों से भटक रही थी, वो अब मेरे अपने घर के अंदर आ चुका था। मौलाना ज़ियाउर रहमान बच्चों को पढ़ाने बैठ गए और मैं किचन में जाके चाय बनाने लगी। लेकिन मेरे हाथ काँप रहे थे और मेरा ज़हन अब आदिल से बहुत दूर मौलाना की उस बावक़ार शख्सियत के गिर्द घूमने लगा था। मैं चाय की ट्रे लेके जब ड्राइंग रूम में गई तो मेरी नज़रें झुक गईं, लेकिन मेरा लाशऊर पूरी तरह बेदार था। मैंने महसूस किया कि मौलाना ने अपनी नज़रें नीचे रखीं और बहुत अदब से चाय का शुक्रिया अदा किया। उनका यह अंदाज़ मुझे आदिल के उस बेबाक और दोस्ताना अंदाज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ लगा, जिसका मैं रोज़ सुना करती थी। मेरे अंदर का शैतानी तजस्सुस अब मुझे उकसाने लगा था कि मैं किसी तरह मौलाना को अपनी तरफ मुतवज्जह करूँ। मैं ये देखना चाहती थी कि इस दाढ़ी और तकवा के पीछे छुपा हुआ मर्द कैसा होता है? क्या वाक़ई उसमें वो मज़ा और सहर है जिसकी बातें दुनिया करती है? मैं रोज़ नए-नए बहाने बनाने लगी। कभी बच्चों की पढ़ाई का पूछने के बहाने उनके सामने जाती, तो कभी चाय के साथ कुछ ख़ास लवाज़मात बना के ले जाती। मैंने अपने कपड़ों और अपने अंदाज़ में ख़ास किस्म की तब्दीली लाना शुरू कर दी थी ताकि मैं मौलाना की नज़रों में आ सकूँ। आदिल इस सब से बिल्कुल बेख़बर था। वो समझता था मैं बच्चों की तालीम की वजह से इतनी फ़िक्रमंद हूँ और मौलाना का बहुत एहतराम करती हूँ। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी क्लीन शेव शराफ़त ने मुझे एक ऐसे रास्ते पे धकेल दिया था जहाँ मैं अपने ही घर में गैर मर्द को लुभाने के जाल बुन रही थी। मेरा ये तजस्सुस अब एक ऐसी हद को छूने लगा था जहाँ अखलाकियात और गुनाह के दरमियान की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। मैं रातों को सो नहीं पाती थी और मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही मंज़र घूमता था कि अगर मौलाना मेरी तरफ माइल हो गए तो क्या होगा? ये सोच ही मुझे एक अजीब-सी सनसनी और लज़्ज़त से भर देती थी। मैंने अपनी सहेलियों से भी इस बात का ज़िक्र एक मुबहम अंदाज़ में किया तो साइमा ने हँस के कहा, रुख़साना, दाढ़ी वाले मर्द अगर एक बार किसी के शहर में आ जाएँ तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। उनका इश्क बहुत गहरा और दीवानावार होता है। साइमा की इस बात ने मेरे मिटते हुए इरादों को एक नई ताकत दी और मैंने सोच लिया कि मैं इस तजस्सुस को अधूरा नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
मैंने आदिल की मोहब्बत, उसके खलूस और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को एक तरफ रख दिया था, क्योंकि उस वक़्त मुझ पे सिर्फ़ एक ही धुन सवार थी कि मुझे इस दाढ़ी वाले मर्द की शख्सियत का वो राज़ जानना है जिसने मुझे पागल कर रखा था। यही वो नफ़सियाती और ज़ाहिरी अधूरापन था जिसने मुझे गुनाह के इस दहाने तक पहुँचाया, जहाँ मैंने बच्चों को पड़ोस में भेजने और मौलाना की चाय में नशा और गोली मिलाने का वो खौफ़नाक कदम उठाया, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल के रख देना था। मैं किचन में खड़ी चाय के उबलते हुए पानी को देख रही थी और मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मेज़ पे वो छोटी-सी सफ़ेद गोली रखी थी, जिसे मैंने पीस के पाउडर बना लिया था। मैंने आदिल के बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, जो उस वक़्त अपने ऑफ़िस में मेरे और बच्चों के लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए पसीना बहा रहा था। मुझे सिर्फ़ मौलाना का वो पुरवकार चेहरा याद आ रहा था और साइमा की वो बातें याद आ रही थीं, जिन्होंने मेरे अंदर आग लगा रखी थी। मैंने वो पाउडर चाय के कप में डाला और उसे अच्छी तरह हिला दिया। चाय का रंग बिल्कुल नॉर्मल था और उसकी खुशबू हमेशा की तरह तेज़ थी। मैंने ट्रे उठाई और गहरा साँस लेते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ मौलाना सोफ़े पे बैठे बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्हें मैं पहले ही बहाने से पड़ोस में भेज चुकी थी। मेरा यह कदम मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा गुनाह बनने जा रहा था, जिसकी जस्टिफ़िकेशन मैंने अपने ज़हन में इस झूठे तजस्सुस के नाम पे तैयार की थी कि दाढ़ी वाले मर्द ही ज़िंदगी का असल मज़ा देते हैं, और मैं इस मज़े को चखने के लिए अपनी पूरी कायनात को दाँव पे लगाने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि इंसान जब अपनी हदूद को पार करता है, तो तकदीर उसके लिए क्या फ़ैसला लिख के देती है। मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और एक मुस्कुराहट के साथ मौलाना की तरफ बढ़ी, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वहम और मेरी सबसे बड़ी इबरत बनने वाला था। और इस तरह मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने का आगाज़ कर दिया, जिसका अंजाम मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था। मैं चाय की ट्रे उठाए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रही थी और मेरे वजूद में जैसे सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मेरे हाथ हल्के-हल्के काँप रहे थे, लेकिन मेरा इरादा अब चट्टान की तरह मज़बूत हो चुका था। मैंने अपने दिल को समझाया कि ये सिर्फ़ एक तजुर्बा है, ये मेरे उस तजस्सुस का जवाब है जो मुझे बरसों से बेचैन किए हुए था। मैंने सोचा कि आज मुझे मालूम हो जाएगा कि साइमा और नादिया की बातों में कितनी सच्चाई है। क्या वाक़ई दाढ़ी वाले मर्द की शख्सियत में वो सहर होता है जो एक औरत को ज़िंदगी का असल मज़ा दे सकता है? मैंने ड्राइंग रूम का पर्दा सिरकाया और अंदर दाखिल हुई। मौलाना ज़ियाउर रहमान सोफ़े पे बैठे हमेशा की तरह अपनी नज़रें झुकाए तस्बीह पढ़ रहे थे। उनका वो पुरवकार चेहरा, उनकी वो लंबी घनी स्याह दाढ़ी उस वक़्त मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने ट्रे को सामने रखा, मेज़ पे रखा और बहुत धीमे लहजे में कहा, "मौलाना साहब, चाय हाज़िर है।" मौलाना ने अपनी नज़रें उठाए बगैर बहुत धीमी और संजीदा आवाज़ में कहा, "जज़ाकल्लाह बेटी, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? अभी तक पढ़ने के लिए नहीं आए?" मैंने अपने चेहरे पर एक मस्नूई मुस्कुराहट सजाई और झूठ बोलते हुए कहा, "वो असल में पड़ोस में एक बच्चे की सालगिरह है, तो ज़ैन और आयशा वहाँ थोड़ी देर के लिए गए हैं। मैंने उन्हें कहा है कि क़ारी साहब आने वाले हैं, तुम जल्दी आ जाना, बस वो आते ही होंगे। आप तब तक चाय पीजिए, सर्दी का मौसम है, चाय ठंडी हो जाएगी।" मौलाना ने मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और अपनी तस्बीह जेब में रखते हुए मेज़ की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा दिल उस वक़्त इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही है। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था और मैं इधर ही सोफे के कोने पे बैठ गई। मेरी नज़रें उस चाय के कप पे जमी हुई थी जिसमें वो नशावर गोली पूरी तरह हल हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि इस चाय के चंद घूंट मौलाना को गहरी गफलत में सुला देंगे और फिर मैं उनके इस रोबदार और सहर अंगेज वजूद के करीब जाके अपने इस तजस्सुस को मिटा सकूंगी, जो मेरे लिए एक पागलपन बन चुका था। मौलाना ने जैसे ही कप का हैंडल पकड़ा और उसे अपने होंठों के करीब लाने लगे, तो मेरी साँसें हलक में अटक गईं। मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं और दिल ही दिल में उल्टी गिनती शुरू कर दी कि अब बस चंद सेकंड की बात है और ये बावकार मर्द मेरे सामने बेबस हो जाएगा। लेकिन इंसान जो सोचता है, तकदीर उसके बिल्कुल बरक्स खेल खेलती है। अभी मौलाना ने कप को चूमने ही वाले थे कि अचानक ड्राइंग रूम का अधखुला दरवाज़ा एक झटके से खुला और हमारी पालतू बिल्ली मीनू बड़ी तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। मीनू आम तौर पे बहुत पुरसकून रहती थी, लेकिन ना जाने उस वक़्त उसे क्या हुआ। वो किसी चीज़ से डरी हुई थी या शायद किसी चूहे का पीछा कर रही थी। वो सीधी उछली, उसने मेज़ पे एक ज़ोरदार छलांग लगाई। उसका पिछला पैर सीधा चाय के कप से टकराया और एक ज़ोरदार छनाकट के साथ वो गरम चाय का पूरा कप उलट गया। चाय का रुख सीधा मौलाना ज़ियाउर रहमान की तरफ था और वो उबलती हुई गरम चाय उनके सफ़ेद उजले कुर्ते और शलवार पे जा गिरी।
चाय इतनी गर्म थी कि मौलाना के मुंह से एक हल्की सी आह निकली और वो तड़प के सोफे से खड़े हो गए। मैं अपनी जगह पे बिल्कुल मुंजमद हो गई थी, मेरा दिमाग जैसे काम करना छोड़ चुका था। मैंने देखा कि चाय का वो नशा और पाउडर वाला पानी उनके पूरे लिबास पे फैल चुका था, और वो शदीद तकलीफ और शर्मिंदगी के आलम में अपने कपड़ों को देखने लगे। मेरी पूरी स्कीम, मेरा पूरा मंसूबा 1 सेकंड में खाक में मिल चुका था। मैं घबरा के खड़ी हुई और हकलाते हुए बोली, "ओ खुदाया! मौलाना साहब, ये क्या हो गया? मैं अभी कपड़ा लाती हूँ, मैं अभी पानी लाती हूँ।" लेकिन मौलाना ने अपने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। उनका चेहरा तकलीफ से सुर्ख हो रहा था, लेकिन उनकी ज़ुबान पे अब भी कोई गाली या बुरा लफ्ज़ नहीं था। उन्होंने अपनी नज़रें नीचे ही रखीं और बहुत शर्मिंदगी और माज़रत ख़ाहाना अंदाज़ में कहा, "नहीं बेटी, कोई बात नहीं, ये तो जानवर है, इसे क्या मालूम? लेकिन मेरे कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं और इस हालत में मेरे लिए यहाँ बैठना और पढ़ाना मुमकिन नहीं। मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए। मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी वजह से ड्राइंग रूम का कालीन भी ख़राब हो गया।" मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। "मौलाना साहब, आप वॉशरूम में धो लें, मैं आदिल का कोई कुर्ता दे देती हूँ, आप बदल लें।" लेकिन उन्होंने बहुत सख्ती और वक़ार के साथ अपने सर को हिलाया और कहा, "नहीं बेटी, गैर मर्द का किसी के घर में इस तरह कपड़े बदलना मुनासिब नहीं है। मैं घर जाके ही साफ करूँगा। आप बच्चों से कह दीजिएगा कि आज उनकी छुट्टी है, मैं कल अपने वक़्त पे आ जाऊँगा।" उन्होंने अपनी चादर उठाई जो सोफ़े पे रखी थी, उसे अपने गीले कुर्ते के ऊपर डाला ताकि वो छुप सके, और बड़े तेज़ कदमों के साथ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। मैं वहीं बुत बनी खड़ी रही, यहाँ तक कि बाहर के मेन गेट के बंद होने की आवाज़ आई और पूरे घर में एक गहरा भयानक सकूत छा गया। इस वाक़ये के बाद मेरे अंदर जो बेचैनी और ज़हनी इज़्तिराब शुरू हुआ, उसका मैं लफ्ज़ों में अहाता नहीं कर सकती। मैं वहीं सोफे पे ढेर हो गई और कालीन पे फैली हुई उस चाय को देखने लगी जिसमें वो गोली मिली हुई थी। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। ये खौफ था या नाउम्मीदी या फिर अपने गुनाह के अधूरे रह जाने का मलाल, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हाहाकार मची हुई थी। मेरी बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी और मेरे जहन में ख्यालात का एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ था जो मुझे अंदर ही अंदर नोच रहा था। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया? तकदीर ने ऐन आखिरी वक्त पे मेरे हाथ से निवाला छीन लिया। मैंने किचन में जाके कपड़ा लिया और कालीन को साफ करने लगी, लेकिन मेरे हाथ पागलों की तरह चल रहे थे। मैं कालीन को इतनी जोर जोर से रगड़ रही थी जैसे मैं अपने अंदर के इस गंदे इरादे के दाग को मिटाना चाह रही हूँ, लेकिन वो दाग तो मेरे दिल और दिमाग पे लग चुका था। मेरी बेचैनी अब एक अलग ही सतह पे पहुंच चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे कमरे की दीवारें मुझे घूर रही हैं, जैसे मीनू बिल्ली नहीं थी बल्कि वो कोई गैबी ताकत थी जिसने मुझे इस गुनाह को करने से रोक दिया। लेकिन मेरा बीमार ज़हन इस बात को इबरत के तौर पे लेने के बजाय एक शदीद किस्म की चिड़चिड़ाहट और गुस्से में बदल रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था उस बिल्ली पे, मुझे गुस्सा आ रहा था अपनी किस्मत पे, और मुझे गुस्सा आ रहा था आदिल पे कि अगर वो मेरी बात मान के दाढ़ी रख लेता तो मुझे आज ये सब न करना पड़ता। मैं अपने घर में एक कैदी की तरह चक्कर काटने लगी। मेरी बोलती बंद थी, लेकिन मेरे अंदर का शोर मुझे पागल कर रहा था। मैंने अपने मोबाइल को उठाया और साइमा का नंबर मिलाया, लेकिन फिर हिचकिचा के फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसे क्या बताती कि मैंने एक मर्द को बेहोश करने की कोशिश की और एक बिल्ली ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। वो मुझ पे हंसती या शायद मुझे बुज़दिल समझती। मैं फ़ोन फेंक के बिस्तर पे लेट गई और छत को घूरने लगी। मेरे जहन में बार बार मौलाना का वो चेहरा आ रहा था जब चाय उन पे गिरी थी। उनका वो वक़ार, उनका वो धीमा लहजा, तकलीफ़ में भी उनकी ज़ुबान से निकलने वाले वो अल्फाज कि गैर मर्द का किसी के घर में कपड़े बदलना मुनासिब नहीं। ये बातें मेरे अंदर एक अजीब सी खलिश पैदा कर रही थीं। एक तरफ सायमा की वो बातें थीं कि दाढ़ी वाले मर्द ज़िंदगी का असल मज़ा देते हैं, और दूसरी तरफ मौलाना का ये किरदार जो गुनाह के इतने करीब होने के बावजूद अपनी हदूद में कायम रहा था। लेकिन मेरे अंदर की फैंटेसी अभी मरी नहीं थी। वो इस अधूरेपन की वजह से और ज़्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रही थी। मैं सोच रही थी कल जब मौलाना दोबारा आएंगे तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी? क्या उनके दिल में कुछ शक पैदा हुआ होगा? क्या उन्होंने मेरे चेहरे की वो घबराहट पढ़ ली थी? ये खौफ मेरे वजूद को अंदर से खोखला कर रहा था। मेरी बेचैनी का ये आलम था कि जब बच्चे पड़ोस से वापस आए तो मैंने उन पे बिला वजह गुस्सा किया। ज़ैन ने मुझसे पूछा, मामा कारी साहब आए थे, तो मैंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, अपने कमरे में जाओ और खामोशी से बैठो। बच्चे मेरी इस बदली हुई हालत को देख के डर गए और अपने कमरे में चले गए। मैं अकेली लाउंज में बैठी रही। अंधेरा गहरा हो रहा था और मेरी बातनी बेचैनी मुझे अपनी इंतहा को लग रही थी। मुझे आदिल के आने का खौफ भी सता रहा था कि अगर किसी तरह उसे मालूम हुआ कि आज क्या हुआ है तो मैं क्या जवाब दूंगी। अगरचे ज़ाहिरी तौर पे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरा ज़मीर जानता था कि मैं किस नीयत के साथ उस कमरे में गई थी। ये बोलती हुई बेचैनी, ये खामोश चीखें जो मेरे अंदर से निकल रही थीं,
मुझे पागल करने के लिए काफ़ी थीं। मैं शीशे के सामने खड़ी हुई और अपने आप को देखा। मेरी आँखें सुर्ख़ थीं, चेहरे पे एक अजीब-सी वहशत थी। मैंने सोचा कि मैं रुख़साना, एक अच्छे घराने की औरत, एक मुख़लिस शौहर की बीवी, 2 बच्चों की माँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। सिर्फ़ एक सुनी-सुनाई बात के पीछे, सिर्फ़ एक ज़ाहिरी सहर के पीछे मैंने अपनी इज़्ज़त को दाँव पे लगा दिया था। लेकिन इस एतराफ़ के बावजूद मेरे अंदर का वो शैतानी चोर अब भी मुझे कह रहा था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कारी साहब कल फिर आएँगे और मौका फिर मिल सकता है। ये दोगलापन, ये अंदर की जंग मुझे ज़िंदा लाश बना रही थी और मैं उस रात आदिल के आने तक इसी ज़हनी जहन्नुम में जलती रही। उस रात आदिल जब घर लौटा तो मेरे अंदर एक अजीब-सा हू का आलम था। मैंने जैसे-तैसे उसके सामने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और बच्चों को खाना खिला के जल्दी बिस्तर पे भेज दिया। आदिल हमेशा की तरह अपने काम की थकन दूर करने के लिए टीवी ऑन करके बैठ गया, लेकिन मेरी आँखें उसके चेहरे पे टिकी हुई थीं। मुझे लग रहा था मेरे माथे पे मेरा गुनाह साफ लिखा हुआ है और आदिल अभी मुझसे पूछ लेगा कि रुखसाना, आज तुम इतनी सहमी हुई क्यों हो? कालीन का वो दाग मैंने बड़ी मुश्किल से साफ किया था, लेकिन मेरे दिल पे लगा हुआ दाग अब मेरी रूह को डस रहा था। रात जब आदिल सो गया तो मेरी असल तड़प और बेचैनी शुरू हुई। मैं बिस्तर पे करवटें बदलती रही और कमरे की तारीकी मुझे किसी अजदहे की तरह निगलने लगी। आदिल गहरी और पुरसकून नींद सो रहा था। उसका वो क्लीन शेव चेहरा अंधेरे में भी बहुत मासूम लग रहा था और उसे देख के मेरे अंदर निदामत की एक ऐसी लहर उठी जिसने मेरी सांसें रोक दी। मैंने सोचा, ये इंसान मुझ पे कितना अंधा एतबार करता है। इससे अपने घर की चाबियां, अपने बच्चे, अपनी इज्जत मेरे हाथ में सौंप दी और मैं सिर्फ एक सहेली की फजूल बात पर और एक ज़ाहिरी सहर के पीछे इसके मुंह पे कालिक मलने चली थी। मेरा ज़हन बार-बार मुझे उस कालीन की तरफ खींच रहा था जहाँ वो चाय गिरी थी। मुझे बार-बार मौलाना का वो जुमला याद आ रहा था कि गैर मर्द का किसी के घर में कपड़े बदलना मुनासिब नहीं। वो एक दाढ़ी वाला मर्द था जिसके पास मौका था। वो चाहता तो मेरी घबराहट का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन उसके तकवा, उसके किरदार ने उसे रोक दिया। और एक मैं थी जो अपने ही हलाल रिश्ते को छोड़ के गुनाह की दलदल में कूदने के लिए बेताब थी। सारी रात मेरी आँखों में कट गई, मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। जब भी मेरी आँखें बंद होती, मुझे साइमा का वो हँसता हुआ चेहरा नज़र आता, जो कह रहा था कि दाढ़ी वाले मर्द ज़िंदगी का असल मज़ा देते हैं। और फिर फ़ौरन ही मुझे मौलाना का वो चाय से भरा हुआ कुर्ता दिखाई देता, जिसने मुझे मेरी औकात याद दिलाती थी। मैं सुबह सादिक के वक़्त बिस्तर से उठी और मुसल्ले पे बैठ गई। मेरी बोलती बंद थी, लेकिन मेरे आँसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने हाथ उठाए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अल्लाह से माफ़ी माँग सकूँ। क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वो बिल्ली चाय न गिराती तो मैं गुनाह कर चुकी होती। मैं इसी ज़हनी अज़ाब और कश्मकश में मुब्तला थी कि सुबह हो गई और सूरज की पहली किरण ने कमरे को रोशन कर दिया। आदिल हमेशा की तरह अपने वक़्त पे उठा। उसने ऑफ़िस जाने की तैयारी शुरू की। मैंने बावर्ची खाने में जाके लिए उसके नाश्ता बनाया, लेकिन मेरे हाथ अब भी काँप रहे थे। आदिल जब डाइनिंग टेबल पे बैठा तो उसका चेहरा बहुत संजीदा और उदास था। वो आम तौर पर सुबह के वक़्त बहुत हशाश बशाश होता था, लेकिन आज उसकी आँखों में एक अजीब-सा दुःख और वहशत थी। मैंने उसके सामने चाय का कप रखा, तो उसने मेरी तरफ देखा और एक गहरा साँस लिया। मैं डर गई कि कहीं उसे मेरी रात वाली बात का पता तो नहीं चल गया। आदिल ने चाय का चम्मच हिलाते हुए बहुत धीमी और भारी आवाज़ में कहा कि रुखसाना, आज ऑफ़िस जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। दिल बहुत उदास है और दिमाग सुन्न हो चुका है। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, आदिल, क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आदिल ने कप मेज़ पे रखा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, रुखसाना, तुम्हें याद है मेरे ऑफ़िस में एक कोलीग था, कामरान, जो अक्सर मेरे साथ घर भी आता था और हमने कई बार उसके साथ डिनर भी किया था। मैंने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि कामरान आदिल का बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी बीवी भी मुझसे मिलती थी। आदिल ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, रुखसाना, आज सुबह मुझे कामरान के भाई का फ़ोन आया और जो खबर उसने सुनाई उसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया है। कामरान अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने और उसके 2 मासूम बच्चों ने खुदकुशी कर ली। ये सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट छूटते-छूटते बची। मेरी ज़ुबान गंग हो गई और मैंने तड़प के पूछा, खुदकुशी? लेकिन क्यों? कामरान तो अपनी बीवी और बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था। आदिल एक सर्द आह भरी और कहने लगा, हाँ, वो मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी बीवी किसी और मर्द के चक्कर में पड़ गई। उसकी बीवी को किसी गैर मर्द की ज़ाहिरी शख्सियत और सहर ने ऐसा अंधा कर दिया कि वो अपने मुखलिस शौहर और बच्चों को भूल गई। वो इस गैर मर्द के साथ भागने का प्लान बना रही थी और कामरान को इस बात का पता चल गया। वो एक बहुत हसास और मुखलिस इंसान था।
वो इस धोखे और रुसवाई को बर्दाश्त न कर पाया। उसने पहले अपने दोनों मासूम बच्चों को ज़हर दिया और फिर खुद भी पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। आदिल की ये बातें मेरे कानों में किसी बम की तरह फटी। मेरा पूरा वजूद सुन्न हो गया और मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। आदिल ने रोते हुए कहा, रुखसाना, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई औरत इतनी बेरहम हो सकती है कि एक मुखलिस शौहर की मोहब्बत को ठुकरा के किसी गैर मर्द के झूठे सहर के पीछे अपना पूरा हंसता खेलता घर उजाड़ दे। कामरान की बीवी तो भाग गई, लेकिन उसने अपने पीछे 3 लाशें छोड़ दी। वो औरत अब जिंदगी भर इस गुनाह और रुसवाई के जहन्नुम में जलेगी। आदिल की एक एक बात मेरे दिल पे हथौड़े की तरह लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आदिल कामरान की बीवी की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरी दास्तान सुना रहा है। मुझे बता रहा है कि अगर मैं भी अपने इस झूठे तजस्सुस के पीछे चली जाती तो मेरे घर का अंजाम भी यही होता। मेरे मासूम बच्चे ज़ैन और आयशा भी इसी तरह किसी कब्र में सो रहे होते और आदिल जैसा मुखलिस इंसान भी दुनिया छोड़ चुका होता। मेरे अंदर की बोलती हुई बेचैनी अब एक खौफनाक सच्चाई बन के मेरे सामने खड़ी थी। मुझे कामरान की बीवी के रूप में अपना ही अक्स नज़र आ रहा था। आदिल नाश्ता छोड़ के उठ गया और कहने लगा, मैं कामरान के जनाजे पे जा रहा हूँ रुखसाना, तुम बच्चों का ख्याल रखना। आदिल के जाने के बाद मैं बावर्ची खाने के फर्श पे बैठ गई। मेरे कानों में अभी तक कामरान और उसके बच्चों की मौत की खबर गूंज रही थी। आदिल ने जो बातें बताई वो मेरे दिल पे हथौड़े की तरह लगी थी। मैं उस वक्त रो रो के तौबा करने की कोशिश करने लगी और अपने मोबाइल से वो तमाम चीज़ें हटा दी जो मुझे गुमराह कर रही थीं। 2-3 दिन तक मैंने खुद पे सख्त पहरा बिठाया। मैं घर से बाहर ना निकली और ना ही साइमा का फ़ोन आया। मुझे अपने बच्चों को देख के खौफ आता था और आदिल के सामने आते ही मेरी नज़रें झुक जाती थीं। मैं खामोशी से अपने दिन गुजार रही थी। ऐसा लग रहा था कि वक़्त की धूल मेरे इस गंदे तजस्सुस को दबा देगी। मौलाना ज़िया रहमान भी उन 2-3 दिनों में नहीं आए, क्योंकि उनका कुर्ता ख़राब हो गया था और उन्होंने आदिल को पैगाम भिजवाया था कि वो कुछ दिन बाद आएँगे। ये खामोशी मेरे लिए एक सकून का बायस होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा बीमार ज़हन अब एक अलग ही कश्मकश का शिकार हो रहा था। जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे थे, कामरान की मौत का खौफ मेरे दिल से मद्दम होने लगा और वो पुरानी प्यास दोबारा जागने लगी। मेरा दिल एक बार फिर खराब होने लगा था। लाशऊर का वो चोर मुझे बार-बार कह रहा था कि रुखसाना, तुम इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हो? जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा क्यों नहीं करती? मौलाना का वो चेहरा, उनकी वो घनी स्याह दाढ़ी मेरे ख्वाबों में दोबारा आने लगी और मेरा वो शैतानी वहम कि दाढ़ी वाले मर्द ज़िंदगी का असल मज़ा देते हैं, मेरे पूरे वजूद पे दोबारा हावी हो गया था। चौथे दिन जब मौलाना ने घर आने का पैगाम भेजा तो मेरे अंदर का सारा डिसिप्लिन एक सेकंड में टूट गया। मैंने फ़ैसला कर लिया कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगी। इस बार मैंने कोई बिल्ली कमरे में नहीं आने देनी और ना ही किसी और चीज़ को रुकावट बनने देना है। मैंने प्लान बदला और इस बार बच्चों को पड़ोस में भेजने के बजाय मैंने एक और खौफनाक कदम उठाया। मैंने दोपहर के वक़्त बच्चों के दूध में नींद का सिरप मिला के उन्हें पिला दिया, ताकि वो गहरी नींद सो जाएँ और शाम तक ना उठें। बच्चे अपने कमरे में बेहोश होके सो गए। अब घर में कोई नहीं था, आदिल ऑफ़िस में था और बच्चे सो रहे थे। शाम के वक़्त जब मौलाना ज़िया रहमान घर आए तो मैंने अपने दिल को पत्थर का बना लिया था। मैं बावर्ची खाने में गई और चाय तैयार की। इस बार मैंने नशावर गोली की मिकदार दुगनी कर दी थी, ताकि असर जल्दी और गहरा हो। मैं चाय की ट्रे लेके ड्राइंग रूम में गई। मौलाना हमेशा की तरह नज़रें झुकाए बैठे थे। मैंने कहा, मौलाना साहब, बच्चे तो सो रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आप चाय पीजिए। मौलाना ने ताज्जुब का इज़हार किया और चाय का कप उठा लिया। इस बार कोई रुकावट नहीं आई। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और चाय पीना शुरू कर दी। मैं वहीं खड़ी उनके एक-एक घूँट को देख रही थी। चाय खत्म करने के चंद ही मिनटों बाद उनका सर भारी होने लगा। उनकी ज़ुबान लड़खड़ाई और उन्होंने कहा, रुखसाना बेटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और इसके साथ ही उनकी आंखें बंद हो गई और वो सोफे पे एक तरफ को ढेर हो गए। मेरा दिल कामयाबी के एहसास से ज़ोर से धड़का। मैंने आगे बढ़ के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसके लिए मैंने अपना ईमान, अपनी इज़्ज़त और अपना घर दाँव पे लगा दिया था। मैं आहिस्ता-आहिस्ता सोफे के करीब आई। मौलाना गहरी गफलत में डूब चुके थे। उनका वो पुरवकार चेहरा अब मेरे सामने बिल्कुल बेबस था। मैं सोफ़े पे उनके बिल्कुल करीब बैठ गई और कांपते हुए हाथों से उनकी उस घनी स्याह दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया।
मैंने जैसे ही अपनी उँगलियाँ उनकी दाढ़ी के बालों में फेरी, मेरे वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मैं अपने इस गंदे तजस्सुस की इंतहा पे थी कि अचानक मेरे घर का मेन गेट बहुत ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा। कोई बाहर खड़ा पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रहा था और साथ ही घंटी मुसलसल बज रही थी। उस अचानक आवाज़ ने मुझे इतनी ज़ोर का झटका दिया कि मैं सोफ़े से पीछे गिरते-गिरते बची। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया और मेरी साँसें हलक में अटक गईं। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किया और ड्राइंग रूम का लॉक खोल के बाहर की तरफ भागी। जैसे ही मैंने मेन गेट खोला, सामने आदिल का एक करीबी दोस्त अयाज खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और वो बुरी तरह काँप रहा था। उसने मुझे देखते ही रुहासी आवाज़ में कहा, "भाभी जल्दी कीजिए, आदिल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मारी है। वो इस वक़्त अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। आप जल्दी मेरे साथ चलें।" ये सुनते ही मेरे सर पे जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरी बोलती बिल्कुल बंद हो गई और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। एक तरफ मेरा मुख़लिस शौहर अस्पताल में मर रहा था, दूसरी तरफ मेरे अपने ही घर के ड्राइंग रूम में मोहल्ले का मौलाना नशे की हालत में बेहोश पड़ा था और बेडरूम में मेरे अपने बच्चे नींद की दवा की वजह से बेसुध थे। मैं एकदम शदीद तरीन परेशानी और वहशत का शिकार हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मैं अयाज़ को बाहर खड़ा छोड़ के भागती हुई ड्राइंग रूम में आई और मौलाना को ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगी। मैंने उनके चेहरे पे पानी के छींटे मारे। मैंने चीख के कहा, "मौलाना साहब उठें, खुदा के लिए उठें। आदिल का एक्सीडेंट हो गया है।" लेकिन उन पे दुगनी दवा का असर था। वो किसी मुर्दे की तरह सोफ़े पे पड़े रहे। उनका जिस्म बिल्कुल ढलका हुआ था और उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही थी। मेरी वहशत अब पागलपन में बदल रही थी। अयाज़ भी अंदर आ गया और जब उसने मौलाना को इस हालत में देखा तो उसने हैरत और परेशानी से पूछा, "भाभी, क़ारी साहब को क्या हुआ है? ये इस तरह क्यों पड़े हैं?" मैंने झूठ बोला, "मुझे नहीं मालूम, ये चाय पी रहे थे और अचानक बेहोश हो गए।" अयाज़ ने वक़्त ज़ाया किए बगैर बाहर मोहल्ले के 2-3 लड़कों को आवाज़ दी, जो गली में खड़े थे। वो लोग दौड़ते हुए अंदर आए और उन्होंने मौलाना की हालत देख के कहा, "इनकी नब्ज़ तो चल रही है, लेकिन ये गहरी बेहोशी में हैं। इन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाना होगा।" मोहल्ले वाले मौलाना ज़ियाउर रहमान को उठा के गाड़ी की तरफ ले जाने लगे और मैं वहीं खड़ी अपनी तबाही का तमाशा देख रही थी। मुझे खौफ था कि अगर अस्पताल में मौलाना के खून का टेस्ट हुआ और उसमें नशावर गोली निकल आई तो मोहल्ले वाले मुझे ज़िंदा जला देंगे। लेकिन उस वक़्त मेरे पास सोचने का वक़्त नहीं था। अयाज़ मुझे बार-बार चलने का कह रहा था। मैं भागते हुए बच्चों के कमरे में गई, वो दोनों अब भी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने रोते हुए पड़ोसन को आवाज़ दी, उन्हें अंदर बुला के कहा, "आदिल का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे बच्चे सो रहे हैं, आप खुदा के लिए इनका ख़्याल रखें, मैं अस्पताल जा रही हूँ।" पड़ोसन ने बच्चों की ज़िम्मेदारी ली और मैं पागलों की तरह रोती हुई अयाज़ के साथ गाड़ी में बैठ के अस्पताल की तरफ भागी। मेरे दिल में उस वक़्त आदिल के लिए दुआ कम और अपने गुनाह की रुसवाई का खौफ ज़्यादा था। मुझे लग रहा था कि आदिल का ये हादसा और मौलाना की ये बेहोशी दरअसल अल्लाह का वो अज़ाब है जो मेरी इस गंदी लाइन और झूठे तजस्सुस की वजह से मुझ पे नाज़िल हुआ था कि दाढ़ी वाले मर्द ज़िंदगी का असल मज़ा देते हैं। मैं अपने ही बनाए हुए जहन्नुम में जल रही थी और अस्पताल का रास्ता मेरे लिए सिरात का पुल बन चुका था। मैं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर अकेली खड़ी थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन आहिस्ता-आहिस्ता सिरकती जा रही थी। वहाँ की सफ़ेद सर्द दीवारें और स्ट्रेचर के पहियों की सनसनाती हुई आवाज़ें मेरे कानों में मेरे गुनाहों की गवाही दे रही थीं। अयाज़ बार-बार मेरे करीब आके मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। कि भाभी आप हौसला रखें, आदिल भाई बहुत मज़बूत इंसान हैं, अल्लाह उन्हें कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अयाज़ को क्या मालूम था कि मेरे अंदर तो एक अलग ही जहन्नुम दहक रहा था, जिसकी तपिश मेरी रूह को झुलसा रही थी। आदिल उस वक़्त ऑपरेशन थिएटर के अंदर ज़िंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा था और डॉक्टर उसके जिस्म से वो ज़ख्म सीलने की जद्दोजहद कर रहे थे, जो एक बेरहम ट्रक की टक्कर से उसे लगे थे। मैं अस्पताल के कोने में बेंच पे बैठ गई और अपनी बंद आँखों के सामने अपने ही हाथों बने हुए इस गुनाह के जाल को देखने लगी, जो मैंने पिछले चंद घंटों में अपने ही घर के अंदर बुना था। मुझे बार-बार वो मंज़र याद आ रहा था कि किस तरह मैंने अपने मुख़लिस शौहर की लाज़वाल मोहब्बत को पसे-पुश डाल दिया। आदिल जो रोज़ सुबह शीशे के सामने खड़ा होके अपनी क्लीन शेव इतनी नफ़ासत से करता था कि उसका चेहरा मासूमियत का आईनेदार लगता था। मैंने उस मासूमियत की तौहीन की। मैंने सिर्फ़ एक सहेली की फ़ज़ूल बातों पर और सोशल मीडिया के एक झूठे सहर के पीछे अपना पूरा ईमान, अपनी इज़्ज़त और अपना हँसता-खेलता घर उजाड़ने का फ़ैसला किया। मेरे ज़हन में बार-बार वो जुमले हथौड़े की तरह बज रहे थे कि दाढ़ी वाले मर्द ही ज़िंदगी का असल मज़ा देते हैं और उस एक जुमले की हवस ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैंने मोहल्ले के क़ारी साहब की चाय में दुगनी मिक़दार में नशावर गोली मिला दी थी। मैंने तो अपने बच्चों को भी नींद का सिरप पिला के सुला दिया था ताकि
मेरे इस घिनौने तजस्सुस के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। मैं सोफ़े पे मौलाना के इतने करीब बैठी और मेरे कांपते हाथ उनकी घनी स्याह दाढ़ी के बालों को छूने ही वाले थे कि अल्लाह ने आदिल के एक्सीडेंट का ये गैबी झटका दे के मुझे उस दलदल में गिरने से ऐन आखिरी सेकंड पे रोक लिया। मुझे अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसका ये हादसा दरअसल उसके गुनाहों की सज़ा नहीं था, बल्कि वो तो एक मासूम और पाकीज़ा इंसान था। ये तो मेरे माथे पे लिखे हुए गुनाह का कफ़ारा था, जो तक़दीर मुझे एक इबरतनाक अंजाम की सूरत में दिखा रही थी। अल्लाह ने मुझे उस गंदे इरादे से बाज़ रखने के लिए और मेरी कायनात को पाश-पाश होने से बचाने के लिए तूफ़ान खड़ा किया था ताकि मेरी बंद आँखें खुल सकें। मैं अस्पताल के उस सर्द फ़र्श पे घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथ उठा के अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के रोने लगी। मेरी बोलती बंद थी, लेकिन मेरी रूह की चीखें अर्श को हिला रही थीं। मैंने रो-रो के कहा कि या अल्लाह, मेरे आदिल को ज़िंदगी दे दे। मेरे मासूम शौहर को मुझ गुनहगार की सज़ा मत देना। मैं अपने इस भयानक जुर्म का एतराफ़ तेरे सामने करती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं अब कभी किसी शैतानी बहकावे में नहीं आऊँगी। मैं ज़िंदगी भर आदिल की लौंडी बन के रहूँगी, बस तू उसे साँसें लौटा दे। कई घंटों का वो तवील और एसाब शिकन इंतज़ार जैसे सदियों पे मुहित था। बिलाखिर ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझा और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पे एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट थी। उन्होंने मेरे करीब आके कहा, मोहतरमा, आदिल भाई की हालत अब खतरे से बाहर है। उनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, लेकिन वक्त पे अस्पताल पहुंचने की वजह से हम उनकी जान बचाने में कामयाब हो गए हैं। ताहम उन्हें अब मुकम्मल आराम की सख्त ज़रूरत होगी। ये अल्फाज सुनते ही मेरे दिल से जैसे एक पहाड़ जैसा बोझ उतर गया और मैंने अस्पताल के उसी कोने में सजदा शुक्र अदा किया। मेरी आँखों से बहने वाले आँसू अब नदामत और शुक्रगुज़ारी का मिक्सचर थे। इसी दौरान अयाज़ के फ़ोन पे मोहल्ले से एक कॉल आई। उसे बताया, भाभी, मोहल्ले वाले लड़के जो मौलाना ज़ियाउर रहमान को अस्पताल लेके गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया और बताया कि मौलाना को सिर्फ़ शदीद कमज़ोरी और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आर्ज़ी गशी का दौरा पड़ा था। अब वो बिल्कुल ठीक हैं और अपने घर जा चुके हैं। ये सुन के तो मेरी जान में जान आई और मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा किया कि उसने मेरी पर्दादारी रख ली। अगर अस्पताल में उनके खून का टेस्ट हो जाता और इसमें वो नशावर दवा निकल आती तो मोहल्ले भर में मेरी रुसवाई का वो खौफनाक तूफ़ान उठता जो मेरे मासूम बच्चों ज़ैन और आयशा को भी ज़िंदा दरगोर कर देता। अल्लाह ने मुझे ज़िल्लत से बचा के सँभलने का एक आखिरी मौका दिया था। कुछ दिन अस्पताल के वार्ड में आदिल की तीमारदारी में गुज़रे। मैं दिन-रात उसके सिरहाने बैठी रहती, उसकी एक ज़रूरत का ख़्याल रखती और जब वो सो जाता तो मैं उसके चेहरे को घंटों निहारती रहती। उसका वो क्लीन शेव चेहरा जो मुझे कभी आम सा लगता था, अब मुझे दुनिया का सबसे पाकीज़ा और मोतबर चेहरा लग रहा था, क्योंकि उस चेहरे के पीछे एक ऐसा सच्चा और मुख़लिस दिल धड़कता था, जो सिर्फ़ मुझसे और अपने बच्चों से मोहब्बत करना जानता था। जब डॉक्टरों ने आदिल को डिस्चार्ज किया तो मैं उसे लेके अयाज के साथ घर वापस आ गई। बच्चों को जब पड़ोसन के घर वापस लाई तो ज़ैन और आयशा अपने पापा के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगे। आदिल ने अपने कमज़ोर और पट्टियों में बंधे हुए हाथों से बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और उनके सर चूमने लगा। फिर उसने अपनी मोहब्बत भरी आंखें मेरी तरफ उठाईं। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी मुखलिस शराफत और मेरे लिए बेपनाह शुक्रगुजारी का एहसास था, जो हमेशा उसकी शख्सियत का हिस्सा रहा। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत धीमी मगर पुरकशिश आवाज़ में कहा, रुखसाना, इस हादसे ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम और बच्चे मेरी ज़िंदगी का कुल असासा हो और मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा हूँ। जब मैं सड़क पे गिरा हुआ था तो मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद आ रहा था। उसके अल्फाज मेरे दिल पे किसी तेज धार खंजर की तरह लगे, क्योंकि मेरा ज़मीर जानता था कि मैं उस मुख़लिस इंसान की पीठ के पीछे कितनी बड़ी ख़यानत करने चली थी। मैंने तड़प के उसका हाथ चूमा और अपने बहते हुए आँसुओं को उसके हाथ की पुश्त पे गिरने दिया। मैंने कहा, आदिल, आप मेरे लिए पूरी कायनात हैं और इस हादसे ने मेरी आँखें खोल दी हैं। मुझे सिखा दिया है कि ज़िंदगी का असल तहफ़्फ़ुज़, सच्चा सुकून और हकीकी मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ ही है। मैंने साइमा की वो तमाम गुमराहकुन बातें और वो शैतानी फ़ैंटेसी के दाढ़ी वाले मर्द ही ज़िंदगी का असल मज़ा देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग की दीवारों से खुरच के बाहर फेंक दी। मुझे अब ये सच्चाई पूरी तरह समझ आ गई कि किसी मर्द की असल खूबसूरती उसका रोब, उसका सहर, उसके चेहरे के बालों या दाढ़ी के फैशन में नहीं होता, बल्कि उसके पाकीज़ा किरदार, उसकी वफ़ादारी, उसके अख़लाक और उस मुख़लिस दिल में होता है, जो अपनी औरत को इज़्ज़त की मसनद पे बिठाता है। अल्लाह ने मुझे एक बहुत बड़ी बातिनी और ज़ाहिरी तबाही से बाल-बाल बचा लिया था और आदिल के उस हादसे ने मुझे गुनाह की दलदल से निकाल के एक पाकीज़ा ज़िंदगी का नया जन्म दिया था। अब मैं अपने हलाल रिश्ते पे दिल से काने थी।